Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the alpha, beta and gamma decay. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन क्षय कैसे होता है। तो देखते हैं कि अल्फा कणों का डिके, अल्फा डिके। तो जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है या हीलियम का नाभिक निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। जैसे ये कोई तत्व है x1 और अल्फा कण उत्सर्जित डिके होने के बाद में ये x2 बना है, तो क्रमांक में 2 इकाई की कमी और भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। तो जैसे 92 यूरेनियम 238 है, इससे एक अल्फा कण निकला तो ये 90 थोरियम 234 बन गया। या मान लेते हैं कि 92 यूरेनियम 238 से 5 अल्फा कण निकल रहे होते तो जो नया तत्व बनता, देखिएगा एक अल्फा में से नीचे 2 इकाई की कमी, तो 5 अल्फा में से नीचे 10 इकाई की कमी आ जाएगी, तो 82 पीबी आ जाएगा। या जो भी तत्व आएगा ऐसे अननोन लिख सकते हैं x। एक अल्फा में से ऊपर 4 की कमी होती है तो 5 में से 20 यानी 218 बन जाएगा, तो नया तत्व ये बन जाएगा। तो इस तरह से अल्फा कणों का डीके होता है। अब हम बीटा डीके डिस्कस कर रहे हैं। तो बीटा डीके में क्या होता है, 2 तरह से होगा बीटा डीके, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो देखिएगा जब बीटा माइनस डीके होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसके लिए बीटा माइनस डीके। तो ये इस तरीके से बनता है कि कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और इसको हम ई माइनस भी लिख सकते हैं या बीटा माइनस भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और एक गामा प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, गामा बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी ये 0n1 से 1p1 में ट्रांसफर होता है। तो जैसे हम 15 फास्फोरस ले लें 32, ये कोई एग्जाम्पल, ये कन्वर्ट होगा किसमें से, 16 सल्फर 32 में से। तो देखिएगा यहाँ पर -1 बीटा 0। अब अगर हम इससे संतुलन देखें तो 16 और -1 15 है, तो 15 ही नीचे है, 32 + 0 32 ही इधर भी है, लेफ्ट में और राइट में। तो ये संतुलित समीकरण है, और इसके साथ ही आप एक ऐसे गामा फोटोन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बीटा डीके होता है। और बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके जब होगा तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्लस बीटा प्लस, या हम +1 बीटा 0 भी लिख देते हैं और ई प्लस भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये गामा प्रोटॉन तो रहेगा। तो इसके लिए जैसे है एग्जाम्पल ले लेते हैं 11 Na, सोडियम के लिए ले लेते हैं, जैसे कि ये 22 ये है। अब ये किस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, तो ये हो जाएगा 10 Na 22 प्लस 1 बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर +1 बीटा 0 प्लस गामा प्रोटॉन। तो देख रहे हैं 10 और 1 ये 11 राइट में है, तो 11 लेफ्ट में ही है, 22 और 0 22 ही रहेगा, योग करने से लेफ्ट में भी 22 है। तो संतुलित समीकरण भी है, लेकिन ये समीकरण आप ध्यान रखिएगा कि बीटा माइनस डीके होगा तब, बीटा प्लस डीके होगा तब। तो बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। तो इसके लिए जो हम व्यापक रूप से उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, पॉजिट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बीटा माइनस डीके होता है जिसे हम बीटा डीके जनरली बोल देते हैं, बीटा से। तो ये है कोई रेडियो एक्टिव तत्व है या पदार्थ है, जैसे X1, और इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होता है या शहीद होता है, तो इसके परमाणु भार में तो कोई कमी नहीं आती है, एक ही रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना।
ये होता है बीटा डीके या बीटा माइनस डीके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व जैसे मान लीजिए कि 82 Pb206 है, इससे 10 बीटा कण उत्सर्जित हो गए, तो ये जो नया तत्व बनेगा ये 206 ही रहेगा और 82 10 92 हो जाएगा, क्योंकि एक बीटा में से एक वृद्धि होती है तो 10 में से 10 की वृद्धि हो जाएगी। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि अगर डायरेक्टली कोई तत्व दे दिया जाए, ये x1 से x2 और इसमें अल्फा बीटा कण पूछे, ठीक है ना। तो कणों की संख्या, तो ये Z1 है, ये A1 है, ये Z2 है, ये A2 है। तो अल्फा कणों की संख्या होती है A1 माइनस A2 अपॉन 4 और बीटा कणों की संख्या होगी 2 गुणे अल्फा कणों की संख्या माइनस Z1 माइनस Z2, ये हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है 92 यूरेनियम 238, इससे अल्फा बीटा कण कितने उत्सर्जित हुए ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि कोई नया तत्व है 86 और ये है 218। तो देखिएगा अल्फा कण जब निकालना है तो ये है A1 और ये है A2 अपॉन 4, तो 20/4 5 अल्फा कण आ जाएंगे। और बीटा कण अगर निकालने हैं तो A1 ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा कणों की संख्या माइनस Z1 माइनस Z2, तो 10 माइनस ये कितने हो जाएंगे 6, तो ये आ जाएंगे 4, यानी बीटा कण कितने आ गए 4। तो इस तरह से हम डायरेक्टली अल्फा कणों की संख्या और बीटा कणों की संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। और इसी से आधारित यहाँ पर देखिएगा कि गामा डीके क्या होता है, गामा डीके। तो गामा डीके के लिए जैसे हम देखते हैं कि ये है इस तरीके से विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ बीटा माइनस R माइनस 1 बीटा 0 इस प्रकार से दर्शाया गया है और ये 28 कोबाल्ट 60 में बदल रहा है। तो इनकी अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे और इन ऊर्जाओं का मान जैसे है 1.17 MeV यहाँ पर जितना है और ये 1.33 MeV है। तो देखिएगा कि गामा डीके में कैसे ये कोबाल्ट जो है 27 कोबाल्ट 60 ये जो है 28 निकल में बदल जाएगा 60 में से। तो किस प्रकार से गामा डीके या गामाशय में ये ऊर्जाओं का जो मान होगा तो वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तर बनते हैं। जैसे परमाणु में बनते हैं वैसे नाभिक में भी बनते हैं, जैसे उत्तेजित अवस्था और अनुत्तेजित अवस्था। ध्यान रखिएगा जैसे परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं उसी प्रकार से नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर जैसे उत्तेजित और अनुत्तेजित ऊर्जा स्तर बनते हैं। लेकिन इनकी ऊर्जाओं में जो है ऊर्जा के मानों में ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि परमाणु की जो ऊर्जा स्तर होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है और नाभिक की जो ऊर्जा होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है। क्लियर। परमाणु की जो ऊर्जा है परमाणु की ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि में होगी, लेकिन नाभिक की जो ऊर्जा होगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होगी, ठीक है ना। तो हम साधारणतः कह सकते हैं कि गामाशय में क्या होगा कि परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर जैसे उत्तेजित या अनुत्तेजित ऊर्जा स्तर
होते हैं, इनकी ऊर्जाओं में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। अर्थात जैसे परमाणु में ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, वैसे ही नाभिक में ऊर्जा जो होगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या MeV की कोटि में होगी। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जब कोई उत्तेजित नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की उत्तेजित या अनुत्तेजित ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जब कोई उत्तेजित नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की उत्तेजित या अनुत्तेजित स्तर में संक्रमित होता है, तो वहां पर गामा फोटॉन सृजित होता है, और जिसकी ऊर्जा जो है वो उन दोनों स्तरों में जहां से संक्रमण हुआ था और जिसमें संक्रमण हुआ था, उन दोनों स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटॉन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि गामा क्षय क्या होता है कि जैसे परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जाओं में काफी ज्यादा भिन्नता पाई जाती है परमाणु और नाभिक की। तो परमाणु की ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है, जबकि नाभिक की ऊर्जा स्तर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है। ये इनमें देख रहे हैं ना कितना अंतर, लगभग 10⁶ गुना का अंतर आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ऊर्जा स्तर में भिन्नता पाई जाती है, जहां परमाणु की ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में और नाभिक की ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है। जब कोई उत्तेजित नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की उत्तेजित या उत्तेजित स्तर में संक्रमित होता है, तो वहां से गामा फोटॉन सृजित होता है, उत्पन्न होता है, और इस गामा फोटॉन की ऊर्जा उन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर होता है, जहां से नाभिक संक्रमित हुआ था और जिसमें संक्रमित हुआ था। इन दोनों स्तरों की जो ऊर्जाएं थी उनके अंतर के बराबर जो ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा गामा फोटॉन की ऊर्जा के तुल्य होगी। ओके।